दोस्तों नमस्कार। हिंदी ज्ञान विमर्श चैनल पर मैं विजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण के जितने भी टॉपिक और उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उनको सॉल्व कराने की। इसके पहले हम यहाँ पे विशेषण विशेष वाला चैप्टर पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य के प्रकार। हिंदी में वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। वाक्य वर्गीकरण एक है, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर पहला टाइप है ये। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार वो क्या क्या हैं? पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य, आठवां है संकेतवाचक वाक्य। यह सिर्फ अभी अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार का परिचय है। इसका डिटेल और इस पे प्रश्न हम आगे देखेंगे। अब हम दूसरा देख लें, रचना या संरचना के आधार पर। वाक्य के हमने 2 प्रकार बताए। वाक्य 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे हमने 8 प्रकार बताए। अब दूसरा रचना है संरचना के आधार पर। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है, इसमें रचना के आधार पर फर्स्ट टाइप है सरल वाक्य। सरल या इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है, पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये क्वेश्चन सीधा पूछता है एग्जाम में। इसको रटने के रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो 3 हैं। और कौन कौन से हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य का कहते किसे हैं, इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, इस पे बहुत परीक्षाओं में इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, यहाँ शुरू कर, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इसकी दूसरी परिभाषा, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया और उसका विस्तार होता है। ये दोनों बातों को हम पहले समझेंगे फिर आगे चलेंगे। अगर हम किसी भी टॉपिक की परिभाषा समझ लेते हैं तो आधे क्वेश्चन ऐसे ही आगे सॉल्व हो जाते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ा है। इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है? इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वही है यहाँ पे उद्देश्य। वाक्य का मुख्य केंद्र, वाक्य का मुख्य केंद्र जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं और यह इसी के बारे में बात कही जाती है। तो इसलिए वाक्य में उद्देश्य और विधेय का आज हम कन्फ्यूज़न पहले दूर कर ले रहे हैं। तो सरल वाक्य में कहा गया है एक उद्देश्य एक विधेय हो, तो वाक्य का मुख्य केंद्र अर्थात कर्ता, इसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में दी गई जानकारी जिसमें क्रिया और अन्य संबंधित शब्द शामिल होते हैं, यह है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स कर्ता को छोड़कर जो भी चीज़ किसी भी वाक्य में बसता है वो सब विधेय कहलाता है। कहीं कहीं विधेयक सिर्फ क्रिया को भी माना जाता है। तो विधेय का मतलब क्रिया तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्रिया, सब्जेक्ट के बाद जितने पार्ट बचे सब विधेय में आते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम हो गया उद्देश्य मीन्स कर्ता, जितनी पार्ट बचा इसका सब हो गया विधेय। तो ट्रिक इसका हम पढ़ सकते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है? वाक्य में कौन या क्या लगा लें। अगर न समझ में आए हमें उद्देश्य, कौन क्या लगाने से जो उत्तर मिलेगा वह उद्देश्य होगा या कर्ता होता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है? राम किताब पढ़ रहा है। यहाँ जब कौन या क्या लगाने से दोनों में से जो भी कौन क्या से जो भी उत्तर मिले
उसे हम उद्देश्य माने। दूसरा जैसे पानी बरस रहा है, तो अब यहाँ कौन नहीं लगे, क्या लगेगा, क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो ये पानी जो हो गया ये उद्देश्य हो गया, बाकी जो बचा विधेय हो गया। एक हम 2 उदाहरण सिर्फ समझे हैं, उद्देश्य और विधेय का जो इसमें। अब हम फिर अपने टॉपिक पर चलते हैं। यही बात कह रहा था, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता हो और उसका उद्देश्य भी, एक उद्देश्य मीन्स एक कर्ता और विधेय। दूसरी बात, इसके दोनों परिभाषा जाना जी। सरल वाक्य में एक ही मुख्य कर्ता और उसका एक ही मुख्य क्रिया और उसका विस्तार होता है। अब देखिए, जैसे अभी हम समझेंगे, कर्ता एक से ज़्यादा हो गए, मान लो एक तो एक उद्देश्य एक विधेय कहा, लेकिन ऐसा एक उद्देश्य से ज़्यादा भी हो, सबका क्रिया एक ही होनी चाहिए इसमें। अभी इसके पढ़ते हैं हम क्या है मतलब। मुख्य क्रिया एक ही होगी, जैसे सलमा घर जाती है, सरल वाक्य है, सलमा क्या हो गया, उद्देश्य, घर जाती है विधेय। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह बात सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है और दे दो। अब जैसे दीपक, राजू और अजय साथ में स्कूल जाते हैं। अब देखिए इसमें एक कर्ता, दो कर्ता, तीन कर्ता, तीन उद्देश्य आ गए। लेकिन अब ये देखो थियरी है, एक ही क्रिया उसका विस्तार, क्रिया सबका एक ही है कि स्कूल जाते हैं। स्कूल मतलब जाना, जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या है क्रिया, सिर्फ जाना है, जाते हैं। माता पिता साथ बाजार जाते हैं, माता पिता जाते हैं, क्रिया एक ही मुख्य क्रिया का विस्तार है। तो इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य को समझने के लिए दोनों ही थियरी में, अगर एक उद्देश्य मिले, एक विधेय मिले तो भी सरल वाक्य, अगर नहीं तो एक से अधिक उद्देश्य हो गए तो मुख्य क्रिया एक ही होनी चाहिए, एक ही क्रिया उसका मुख्य क्रिया उसका विस्तार होगा। यह है सरल वाक्य। अभी इस पे हम सब पे प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में आए हैं, तो बाकी जो और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे हम दूर करेंगे। अब दूसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य अब दूसरा टाइप है। रचना के आधार पर पहला हमने सरल वाक्य पढ़ा है, उसको हम लोग अच्छे से समझें। अब दूसरा देखो, ये मिश्र वाक्य आ गया। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों जिसमें एक वाक्य मुख्य हो तथा दूसरा अन्य वाक्य अधीन या आश्रित हो, जिसे हम उपवाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, दो या दो से दो वाक्य हों या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन ये होगा, एक वाक्य मुख्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, अर्थात कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं कभी, एक स्वतंत्र होगा, एक दूसरे पे आश्रित होकर ही आएंगे। अभी इस पे हम और डिटेल करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी परिभाषा इसकी, ये पहली परिभाषा, दूसरी। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरा वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित आबलिक अधीन होता है, या दोनों उपवाक्य आश्रित वाक्य होंगे। अब पहले हम इसका थियरी समझें। इसका मतलब ये है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होगा तो एक उस पर अधीन होगा। कभी कभार क्या होता है, दोनों वाक्य आपस में वो अधीन ही होते, उपवाक्य होते, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होंगे। पहले इसका पहचानने का कुछ तरीका बताया गया है। जैसे ये तो आश्रित है कि अधीन है, ये तो ठीक है। इसके अलावा हम कुछ इस पर ट्रिक बने हैं। अगर ये लगे होंगे, ये भी एक पकड़ने का तरीका है। पकड़ने का तरीका है, ये सब जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जब तब, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो,
जो कि और भी जितने रूप, जैसे जिसे, जिस, जिनका, जिनके, जिन्हें इत्यादि, ये भी आए तो भी मिश्र वाक्य होगा। जैसा वैसा, जो वह, इस पर हम इसके उदाहरण भी देख लें। जैसे उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा, अगर सिर्फ हम इतना वाक्य पकड़ें तो इस वाक्य में कुछ भी इसका अर्थ नहीं निकला है। उसने कहा, क्या कहा है? मैं घर जाऊंगा। दो अलग अलग वाक्य हैं। मैं घर जाऊंगा, उसने कहा। दोनों मैं घर जाऊंगा ये तो कंप्लीट लग रहा है, उसने कहा नहीं। ये जो की आ गया ये ही इसको मिश्र वाक्य बना दी कि यह उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए ये शब्द भी जानना है हमें। अब देखिए, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मोहन धनी है बहुत, तथापि बहुत दुखी है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ये भी एक दूसरे पर आश्रित तो आगे जब तब लगा है, पहले पकड़ने का तरीका है। जब सवेरा हुआ है तब हम लोग बाहर गए, एक दूसरे पर आश्रित। सवेरा हुआ तब हम गए, एक दूसरे पर डिपेंड है वाक्य। अब तीसरा वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये है कि जब दो या दो से सरल और स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। इसमें तो दोनों के दोनों वाक्य स्वतंत्र आपस में होंगे, मीन्स दोनों के अपने संपूर्ण होंगे अपने में वाक्य आपस में, बस उनको समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं जो लिखे हैं, और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। अब यहाँ पे फिर से हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य हैं जब दो या दो से अधिक सरल और स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, दोनों जो शब्द आएंगे आपस स्वतंत्र होते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय आके जोड़ता है। ये है जैसे और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। ये है ट्रिक एक तरह से, है तो समुच्चय बोधक, लेकिन इसको पकड़ने के लिए संयुक्त वाक्य है कि नहीं, अगर हमको ये जितना याद हो तो भी हमें आसानी होगी। अब जैसे इसका एक उदाहरण है, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, और आ गया, कंप्लीट हो गया। ये अब इस प्रकार से हमारे सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों वाक्य हम पढ़ लिए। अब इस पर हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में जो बचा कुचा कंफ्यूजन होगा प्रश्न में भी हम कराते समय समझ आएगा। पहला प्रश्न है इसका, हमने प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं के ही प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। हमें एक संयुक्त वाक्य का चयन करना है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। अब संयुक्त वाक्य पहचानने से पहले हमको ये समझना है कि और वाक्य हैं क्या, तो अपने आप से, जैसे उसने बताया कि, ये की हमने बताया था इसके पहले मिश्र वाक्य में, ये मिश्र वाक्य की पहचान है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, यह शब्द आ गया, यह तो हो गया मिश्र वाक्य। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, यह है सरल वाक्य। व्यापार करना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ एक क्रिया है, व्यापार करना, ये हो गया सरल वाक्य। अब देखिए, उसने खाना खाया और सो गया,
मतलब उसने खाना खाया और सो गया। अभी इसके पहले हम पढ़े हैं, फिर से देखिए, और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। बस इसकी यही पहचान, ये समुच्चक बोधक शब्द हमें दिखेंगे तभी संयुक्त वाक्य होगा। इसमें और कोई दोनों वाक्य स्वतंत्र आपस में होंगे, ये हमें रटने की ज़रूरत होगी। समय इसको याद हमें होना चाहिए। और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। अब देखिए इसमें आया और, इस और से ही हमने कह दिया कि यह वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा।